और आज विश्लेषण में सबसे पहले बात बहू के सम्मान में शिष्य के खिलाफ चाचा मैदान में, क्योंकि मैनपुरी की लड़ाई है तो डिंपल और रघुराज शाक्य के बीच, लेकिन मोर्चा शिवपाल यादव ने संभाल रखा है, जिन्होंने रघुराज शाक्य को चुनौती देते हुए कह दिया कि एक तरफ तो खुद को नेताजी का शिष्य बताते हैं, लेकिन दूसरी तरफ उन्हीं की बहू के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं। लेकिन एक तरफ शिवपाल गरज रहे हैं, वहीं अखिलेश भाजपा के स्ट्रांग जोन में सेंधमारी कर रहे हैं। बहू के लिए मैदान में उतरे शिवपाल, शिष्य पर हुए लाल। हमारा भी होता तो बताओ तो क्या था। कमजोर पिच पर अखिलेश की बैटिंग, विरासत बचाने के लिए एक एक वोट की सेटिंग। मैनपुरी का कुरुक्षेत्र, मैनपुरी में चक्रवर्ती बनने की रेस। मैनपुरी में कमल खिलेगा या साइकिल दौड़ेगी, इसकी रेस तेज होती जा रही है, क्योंकि एक तरफ समाजवादी पार्टी है जिसके लिए मैनपुरी विरासत बचाने की लड़ाई है, तो भाजपा के लिए मैनपुरी चक्रवर्ती बनने की जंग है। लेकिन इस लड़ाई में सबसे ज्यादा साख समाजवादी पार्टी की दांव पर लगी है, क्योंकि ये वो किला है जो पिछले 3 दशक से नहीं हिला है, और अब इस किले को बचाने के लिए पूरा समाजवादी कुनबा मैदान में उतर आया है। तो शिवपाल यादव ने भाजपा प्रत्याशी रघुराज शाक्य के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। शिवपाल ने रघुराज शाक्य पर हमला बोलते हुए कहा है कि वो एक तरफ खुद को नेताजी का शिष्य बताते हैं, तो दूसरी तरफ उन्हीं के बहू के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं। यहाँ जो प्रत्याशी है भारतीय जनता पार्टी का, सब कह रहा है कि हम नेताजी के भी श्रेष्ठ थे और हमारा भी श्रेष्ठ बता, हमारा भी श्रेष्ठ बता। अगर ऐसे ही होता तो बताओ तो क्या था। ऐसे इतना वफादार होता है, अपने गुरु के कोई बात बताता नहीं है और बिना गुरु के कहीं जाता नहीं है, वो सिर्फ होता है। गौरतलब है कि रघुराज शाक्य खुद को नेताजी का शिष्य बता रहे हैं। वो जहां जा रहे हैं नेताजी का नाम लेकर ही वोट मांग रहे हैं, और अब शिवपाल ने रघुराज शाक्य पर इसी को लेकर निशाना साधा है। राजनीतिक गुरु के समाधि पर भी आपने पुष्पार्चन किया है? मत्था टेका उन पर, उनसे भी आशीर्वाद लिया है, उनसे भी आशीर्वाद लिया। वो तो आप पंचतत्व में विलीन हो चुके हैं, वो आपको आशीर्वाद देंगे डिंपल जी? भगवान सबको आशीर्वाद देता है, मुझे आशीर्वाद देने, उनके शिष्य हूँ, वो मुझे आशीर्वाद देने का काम करेंगे, तभी तो उन्होंने बुला लिया। गुरु तो हमेशा आशीर्वाद देता है, क्योंकि गुरु चाहता हमारा शिष्य आगे बढ़े। लेकिन शिवपाल यादव यहीं नहीं रुके, उन्होंने रघुराज शाक्य को क्लर्क की नौकरी देने से लेकर राजनीति में लाने तक और विधायक से सांसद बनाने तक सब बातों का जिक्र किया। वैसे तो हमने ये तो नौकरी करता, तो नौकरी भी इसकी नजर पालिका में हमने लगाई और ला करके स्पीकर से ला करके इटावा से 2 बार एमपी बना दिया, इटावा से 1 बार एमएलए बना दिया। तो बताओ, जैसे यहाँ से चुनाव लड़ना चाहिए, अगर ऐसे था तो लड़ना चाहिए। आपको बता दें कि जिन रघुराज शाक्य को भाजपा ने डिंपल के सामने मैदान में उतारा है, उनका अतीत समाजवादी पार्टी से जुड़ा है। रघुराज शाक्य सपा के टिकट पर 1 बार विधायक और 2 बार इटावा के सांसद रहे हैं। रघुराज शाक्य को शिवपाल यादव का करीबी बताते हैं। जानकार बताते हैं कि जब रघुराज शाक्य सपा में थे, तब उन्हें टिकट दिलाने में और चुनाव जिताने में शिवपाल यादव की बड़ी भूमिका थी। लेकिन अब शिवपाल यादव ने बहू डिंपल को जिताने के लिए रघुराज शाक्य के खिलाफ बिगुल बजा दिया है। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव की जंग जिस रोचक मोड़ पर पहुंच चुकी है, उसमें कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के नेताओं को इस बात की सबसे बड़ी दिक्कत है कि जो प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी से उनके कुनबे की बहू को चुनौती दे रहा है, वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के द्वारा उसकी सियासत को सींचा गया है। और यही वजह है कि शिवपाल सिंह यादव ने आज सीधे सीधे रघुराज शाक्य पर निशाना साधा और ये कहा कि
वो भले ही हमारा शिष्य रहा है, लेकिन क्या वो हमारी बहू को चुनौती देगा? तो कुल मिला के सैफई कुनबे को इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा आपत्ति है। दरअसल मैनपुरी में यादव वोट के बाद दूसरे नंबर पर शाक्य वोटरों की संख्या है। इसी को देखते हुए भाजपा ने रघुराज शाक्य को उम्मीदवार बनाया है। लेकिन एक सच ये भी है कि मैनपुरी में अब तक 19 चुनाव हुए हैं, पर आज तक कोई शाक्य उम्मीदवार चुनाव जीता नहीं है। लेकिन अखिलेश यादव मैनपुरी के लिए हर मोर्चे पर बैटिंग कर रहे हैं। अखिलेश यादव का जोर स्ट्रॉन्ग जोन से ज्यादा कमजोर जोन में है, क्योंकि मैनपुरी की 5 विधानसभा में से 2 पर भाजपा का कब्जा है। और अब इसी को ध्यान में रखते हुए अखिलेश यादव ने भोगांव विधानसभा में डेरा डाल दिया है। अखिलेश यादव न सिर्फ नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं, बल्कि भाजपा को सीधी चुनौती भी दे रहे हैं। याद होगा कोरोना में इन्हें कहीं ऑक्सीजन का प्लांट नहीं दिखाने के लिए योगी जी खुद आए, क्योंकि उन्हें पता था सैफी में ऑक्सीजन का प्लांट लगा है, तो खुद ही आए, खुद ही उद्घाटन किया। हमने कहा ये तो बताओ नेताजी का लगाया हुआ प्लांट, तो तुम उद्घाटन कर रहे हो। और ये तुम्हें सिलेंडर मिलने लाल वाले, ये नए सिलेंडर नहीं है, इनका जरा हटा लो, पेड़ के पुराने सिलेंडर है। मतलब समाजवादी पार्टी एक एक वोट को जोड़ने में लगी है, जिसके लिए समाजवादी पार्टी ने कई विधायकों को भी मैदान में उतारा है। लेकिन सपा विधायक पल्लवी पटेल प्रचार में न बुलाए जाने को लेकर नाराज दिख रही हैं, जिनका आरोप है कि वो प्रचार के लिए बुलावे का इंतजार कर रही हैं, लेकिन अभी तक बुलावा आया नहीं है। कहा कि मैं प्रतीक्षा सूची में हूं और जब मेरे नेतृत्व को लगेगा कि वो सिचुएशन आ गई है जहां मेरे इम्पैक्ट करने से या हथौड़ा मारने से सबसे ज्यादा उसका असर देखने को मिले, वो मुझे बुलाएंगे, मैं जरूर जाऊंगी। दरअसल विधानसभा चुनाव के वक्त डिम्पल यादव ने पल्लवी पटेल के लिए प्रचार किया था, और अब पल्लवी पटेल चाहती है कि वो भी डिम्पल के लिए प्रचार करे। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या पल्लवी पटेल को डिम्पल के लिए प्रचार करने का मौका मिलेगा? पत्नी डिम्पल यादव को जीत दिलाने के लिए अखिलेश यादव ने चाचा शिवपाल के पैर छूकर परिवार को तो एकजुट कर लिया, लेकिन अब पार्टी विधायक पल्लवी पटेल की नाराजगी सामने आई है। पल्लवी पटेल की नाराजगी इसलिए भी खासी अहमियत रखती है क्योंकि विधानसभा चुनाव में उन्होंने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जैसे दिग्गज नेता को हराया था। पल्लवी के प्रचार में खुद डिम्पल यादव सिराथू गई थी। मतलब एकदम सीधा है, मैनपुरी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा सेंटर बन चुका है। यहाँ अखिलेश यादव के सामने अपने पिता की विरासत को बचाने की चुनौती है, तो भाजपा को साबित करना है कि उसका 24 में सभी 80 सीट जीतने का दावा हवा हवाई नहीं है। मैनपुरी से नितिन उपाध्याय के साथ प्रयागराज से मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा। और अब बात भाजपा की भविष्यवाणी, क्या टूट जाएगी चाचा भतीजे की जोड़ी? क्योंकि जब से शिवपाल और अखिलेश साथ आए हैं, भाजपा हमलावर है और अब भाजपा निशाना साध रही है कि मैनपुरी चुनाव के बाद इन दोनों के रास्ते फिर से अलग हो जाएंगे। ये सवाल इसलिए बड़ा है क्योंकि एक दिन पहले शिवपाल ने कहा था कि अगर अखिलेश ने गड़बड़ी की तो डिम्पल उनका साथ देंगी। तो बड़ा सवाल ये है कि क्या शिवपाल को भी धोखा मिलने का डर सता रहा है? क्या मैनपुरी चुनाव के बाद फिर से दोनों की राह अलग हो जाएगी? हाथ उठाकर के बता दो कि डिम्पल की बड़ी जीत कराएंगे। चाचा भतीजे की जोड़ी बहाना, लाल किले पर भाजपा का निशाना। मैनपुरी की लड़ाई परिवारवाद से विकासवाद पर आई। मैनपुरी में जितनी चर्चा उपचुनाव की है, उससे कहीं ज्यादा चर्चा शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के रिश्तों के भविष्य की है। क्योंकि भाजपा जितना जोर चुनाव जीतने के लिए लगा रही है, उससे ज्यादा जोर ये बताने पर दे रही है कि मैनपुरी उपचुनाव के बाद अखिलेश और शिवपाल यादव का साथ फिर से एक बार टूट जाएगा। बल्कि भाजपा के कई नेताओं ने तो शिवपाल और अखिलेश यादव के अलग होने की तारीख तक की भविष्यवाणी कर दी है। जहाँ तक शिवपाल सिंह की बात है, तो शिवपाल सिंह जी और अखिलेश जी का जो आंतरिक द्वंद्व है वो सबको पता है। अखिलेश जी शिवपाल सिंह जी को पसंद नहीं करते, ये भी पता है। नेताजी जिंदा थे विधानसभा के चुनाव में, तब भी शिवपाल सिंह ने समर्पण कर दिया था। किया था कि नहीं किया था? तब भी धोखा हुआ उनके साथ।
अब भी परिवार के नाते उनने समर्पण किया है, ले धोखा फिर मिलेगा उनको। आप लिख लेना, ये टाइम भी लिख लेना, समय भी लिख लेना और दिन भी लिख लेना। भाजपा की माने तो शिवपाल को अपने बेटे आदित्य के भविष्य की चिंता है, तो अखिलेश यादव को मैनपुरी में हार का डर सता रहा है। यही वजह है कि वो मंच पर शिवपाल यादव के पैर छू रहे हैं। शिवपाल सिंह जी के एक बेटा है और सभी के बेटे तो राजनीति में आ चुके हैं। कोई सांसद बन गया, कोई विधायक बन गया, कोई कुछ हो गया। शिवपाल सिंह का एक बेटा आदित्य, अखिलेश जी को तय करना चाहिए कि फिरोजाबाद लोकसभा से आदित्य लड़ेंगे या अच्छे लड़ेंगे। आखिर में शिवपाल सिंह जी का एक बेटा है, उसका भी तो भविष्य अखिलेश जी को चिंता करनी चाहिए। तो अब यही नहीं तय कर पा रहे हैं। अखिलेश जी बहुत डरे हुए हैं और डर उनको भाजपा के जीत का है, और सामने उनके जो हार है वो उनको पैर भी छुआ रही है चाचा का, और वहाँ पे डेरा भी डाले हैं। मगर जो आजमगढ़ में हुआ, जो रामपुर में हुआ, वही मैनपुरी में भी होने वाला है। कमल भारतीय जनता पार्टी का ही खिलेगा। वैसे भाजपा को निशाना साधने का मौका खुद शिवपाल यादव नहीं दिया है, जिन्होंने एक दिन पहले ही कहा था कि अगर अखिलेश ने इस बार गड़बड़ी की तो बहू डिम्पल उनका साथ देंगी। बहू ने टेलीफोन किया है, चाचा हम लड़ेंगे, आ जाओ। हाँ, अब एक ही साथ है, तो हमने तुम गवाह है ना हमारी। अगर अगले गड़बड़ करे तो हमारे साथ ही हनुमान के साथी रही ठीक करेंगे। सैफ कुनबे की जो सियासी रार प्रदेश की राजनीति का केंद्र बिंदु बनी हुई थी, वो अब सुलझ चुकी है। चाचा भतीजा एक हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मजबूती से मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में ताल ठोक रहे हैं। शिवपाल सिंह यादव ने भी कह दिया है कि बहू डिम्पल यादव को चुनावी मैदान में उतारा गया है, इसलिए पुरजोर समर्थन करेंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा दिक्कत भारतीय जनता पार्टी को है। बीजेपी निशाना साध रही है और कह रही है कि अखिलेश यादव पहले की तरह एक बार फिर से शिवपाल सिंह यादव को धोखा देंगे। गौरतलब है कि बीते 6 साल में ये चौथी बार है जब शिवपाल और अखिलेश साथ आए हैं, और अब सवाल बड़ा है कि चाचा भतीजे के बीच ये सब कब तक चलेगा, क्योंकि जब जब ये साथ आते हैं एक उम्मीद जगती है, लेकिन चुनाव खत्म होते ही उम्मीद खत्म हो जाती है। यही वजह है कि मैनपुरी के उपचुनाव के बाद फिर से अलग होने के कयास लगाए जा रहे हैं, और अब इसका जवाब अखिलेश यादव को देना है, क्योंकि शिवपाल ने तो कह दिया है कि वो हमेशा अब साथ रहेंगे, लेकिन अखिलेश यादव ने अब तक एक शब्द नहीं कहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात खतौली में गरजे जयंत और चंद्रशेखर, क्या रामपुर में काम करेगा भाजपा का एम फैक्टर? क्योंकि जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, पश्चिम का सियासी पारा चढ़ रहा है, और आज उस वक्त खतौली का मिजाज बदल गया जब एक मंच पर जयंत और चंद्रशेखर आजाद मौजूद थे, जो खतौली की इस पिच पर गुर्जर जाट मुस्लिम समीकरण में दलित वोट का तड़का लगा रहे थे। वहीं रामपुर में भाजपा आजम खान को मुस्लिम मोर्चे पर चुनौती दे रही है, जो आजम खान की सबसे बड़ी ताकत रही है। खतौली में नया गठबंधन, बिगाड़ देंगे दिल्ली का समीकरण। रामपुर की महाभारत में भाजपा का दावा, आजम के गढ़ में किसकी हवा? मैनपुरी ने लखनऊ का पारा चढ़ा रखा है, तो खतौली और रामपुर ने पश्चिम की हवाओं का रुख बदल दिया है। खतौली में सियासी बयानबाजी नवंबर की सर्दी में जून वाली गर्मी का एहसास करा रही है, जहां सपा और रालोद मिलकर भाजपा को चुनौती दे रही है। लेकिन अब इस गठबंधन को आजाद समाज पार्टी के रूप में एक और साथी मिल गया है, क्योंकि शनिवार को संविधान दिवस के मौके पर जयंत ने खतौली के रण में हुंकार भरते हुए सभा बुलाई थी, जिसमें उसके साथ चंद्रशेखर भी नजर आए। अब जयंत चौधरी इस गठबंधन के दम पर खतौली के साथ साथ दिल्ली का समीकरण बिगाड़ने का दम भर रहे हैं। सिर्फ वोट हासिल करने के लिए या जीत अपनी पक्की करने के लिए हमने गठबंधन नहीं किया है। ये एक उभरते भारत की नई तस्वीर और नए लीडरशिप की तस्वीर है। एक नया सामाजिक समीकरण है, जिसके बल पर खतौली से चलकर दिल्ली का समीकरण हम बिगाड़ देंगे।
जो लोग दमनकारी नीति अपना रहे हैं और वहां से लेके फिर अगली बार उत्तर प्रदेश की गद्दी को भी हिलाने वाला यही समीकरण है जो तीनों पार्टी का समीकरण हमने बनाया है। उधर चंद्रशेखर के तेवर भी भाजपा को लेकर आक्रामक नजर आ रहे हैं, जो खतौली के उपचुनाव को भाजपा के अहंकार के ताबूत में आखिरी कील बता रहे हैं। अपने बच्चों का भविष्य अगर सुधारना चाहते हो, पाल, प्रजापति, कश्यप, निषाद, सेन, शेड्यूल कास्ट की सभी जातियों को कह रहा हूं, तो ये मौका है आपके पास। खतौली का चुनाव भाजपा के इस ताबूत में, जो अहंकार का ताबूत है, जो बंटवारे का ताबूत है, उसमें आखिरी कील ठोकने काम करेगा उत्तर प्रदेश में। और ये जिम्मेदारी दी है खतौली के लोगों पे। गौरतलब है कि रालोद ने मदन भैया को मैदान में उतारकर जाट, गुर्जर, मुस्लिम वोट को जोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन अब चंद्रशेखर के सहारे जयंत इस वोट में दलित वोट भी जोड़ देना चाहते हैं। खतौली विधानसभा उपचुनाव में जयंत चौधरी और चंद्रशेखर आजाद के एक मंच पर आने के बड़े सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। दोनों ही नेताओं के निशाने पर पूरी तरीके से बीजेपी रही, लेकिन मिशन 2024 की झलक भी नजर आई। अब देखना यह होगा कि गठबंधन का ये तीसरा चेहरा क्या मदन भैया को यहां पर जीत दिला पाएगा, या फिर इतना सब कुछ होने के बावजूद बीजेपी राजकुमारी सैनी के दम पर यहां फिर से कमल खिलाने में कामयाब हो पाएगी। मतलब एकदम साफ है, सपा, रालोद और आजाद समाज पार्टी के गठबंधन का भविष्य खतौली पर टिका है, क्योंकि अगर ये सफल रहा तो आने वाले वक्त में इसका रंग और गाढ़ा होगा, लेकिन अगर फेल हुआ तो साथ यहीं खत्म हो जाएगा। वहीं एक सवाल रामपुर का भी है, जहां आजम खान की सीट दांव पर लगी है, जिसे जीतने के लिए भाजपा ने अपने महारथियों को उतार दिया है। क्योंकि रामपुर में 60% वोट है, इसलिए भाजपा की तरफ से आकाश सक्सेना को जिताने के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, यूपी सरकार में मंत्री दानिश आजाद अंसारी, पूर्व मंत्री मोहसिन रजा और भाजपा अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष बासित अली ने रामपुर में डेरा डाल दिया है। जो है वो देश में एक बदलाव आया है, बहुत बड़ा परिवर्तन आया है, और उस परिवर्तन में आपकी हिस्सेदारी, भागीदारी इस तीसरी पंचायत के माध्यम से सुनिश्चित होगी और होनी चाहिए। 5 तारीख को जो वोट पड़ेगा इस गांव से, एक तरफा वोट विकास के लिए, विश्वास के लिए, सुरक्षा के लिए, समृद्धि के लिए पड़ना चाहिए। आजम खान के गढ़ में, जिसको तथाकथित गढ़ कहा गया, उसको गढ़ के अंदर दफनाने का काम और उनकी इस 45 साल की सियासत को एक लाभार्थी वर्ग भारतीय जनता पार्टी को वोट दे करके आज यहाँ कमल खिलाने का और योगी जी और मोदी जी में आस्था जताने का काम करेगा। भाजपा की कोशिश रामपुर के मुस्लिम वोट में सेंधमारी करने की है, जो हमेशा से आजम खान की ताकत रहा है। लेकिन इस बार भाजपा ने न सिर्फ मुस्लिमों को लेकर अपना रवैया सॉफ्ट किया है, बल्कि पसमानदा मुस्लिमों के जरिए वो सबका साथ, सबका विकास का नारा दे रही है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जो कमाल भाजपा ने रामपुर लोकसभा के चुनाव में किया, वो क्या विधानसभा के उपचुनाव में कर पाएगी, क्योंकि ये सीट पिछले 4 दशकों से आजम और उनके परिवार के पास रही है। इतिहास कोई चीज़ है ही नहीं। ये 10 बार इस पर आजम साहब विधानसभा चुन कर गए, एक बार मेरी वालदा गई, आजम साहब पार्लियामेंट से जीत कर गए। ये शहर समाजवादियों का शहर है, और हर दौर में चाहे कितना ही बुरा वक्त रहा हो, इस शहर ने, इस ज़िले ने कभी समाजवादी पार्टी को कमज़ोर नहीं होने। मतलब एक सीट भाजपा की है तो दूसरी सपा की, और अब कौन किसके गढ़ में सेंध लगाता है, इसका फैसला 8 दिसंबर को होगा। क्योंकि ये कहने के लिए उपचुनाव है, लेकिन जानकारों की नज़र में ये पश्चिम यूपी के सियासी भविष्य का चुनाव है। खतौली से सनुज शर्मा के साथ रामपुर से उबैदुर रहमान, एबीपी गंगा। और अब बात किसानों की हुंकार, लखनऊ से देहरादून तक ललकार, क्योंकि किसानों ने फिर एक बार मोर्चा खोल दिया और इस बार केंद्र बनाया लखनऊ और देहरादून को। क्योंकि एक तरफ राकेश टिकैत लखनऊ में थे तो उनके भाई और भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष देहरादून गरज रहे थे। ये किसान आंदोलन के बाद पहली बार था जब किसानों ने अपनी ताकत दिखाई। एक साल बाद किसानों की हुंकार, लखनऊ से देहरादून तक ललकार। देश बिल्कुल बारूद के ढेर पर बैठा। क्या ये किसान आंदोलन पार्ट 2 का ट्रेलर है? क्योंकि किसानों ने एक बार फिर हल्ला बोल दिया है।
और लखनऊ से देहरादून तक अपनी आवाज उठाकर साफ कर दिया है कि विरोध की आग एक बार फिर जोर पकड़ रही है। क्योंकि एक तरफ लखनऊ में राकेश टिकैत सरकार को तानाशाह बता रहे थे, तो दूसरी तरफ देहरादून में भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत देश को बारूद के ढेर पर बताते हुए सरकार की नीतियों को खुली चुनौती दे रहे थे। इनके परिवार में भी कहने लगे, अच्छा परिवार में भी तोड़फोड़, सीधा परिवार में ही गए, तब निपटा दिया। हरियाणा में चौटाला थे, वे खत्म करे। यहाँ ये महाराष्ट्र में इनकी गैल कुछ लड़ाई लड़ रहे थे, वे खत्म करे। मारे वाले संगठन में भी एक सरकारी संगठन बना दिया। तो भाई ये तोड़ फोड़ के मास्टर हैं, इनसे बच के रहना। यूं देश बिल्कुल बारूद के ढेर पर बैठा, बारूद के ढेर पर बैठा, कहां तो आवाज उठाओ और कहां खत्म करे। कि इन्होंने पहले तरीके से सत्ता हथियाली भाई, हम भी इसके भागीदारी है भाई, इस नाश के भागीदारी हमने भी वोट दी भाई। किसानों ने एक बार फिर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आज लखनऊ के इको गार्डन में भारतीय किसान यूनियन की तरफ से संयुक्त किसान मोर्चा की एक बड़ी सभा हुई, जिसको नाम दिया गया था किसान मजदूर महापंचायत। इस महापंचायत में प्रदेश के अलग अलग जनपदों से लोग शामिल हुए और इस महापंचायत की गूंज यहां से लेकर उत्तराखंड के देहरादून तक गई, क्योंकि वहां भी इसी तरह की एक महापंचायत का आयोजन किया गया था। इस महापंचायत में जो प्रतिनिधिमंडल था उसने जाके गवर्नर से मुलाकात की और उनको अपना 8 सूत्री मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपा है। ये पहली बार है जब भारतीय किसान यूनियन ने 2 राज्यों की राजधानी से अपनी बात रखी है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।